नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा। इस बार 132 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 5 जो पुरस्कार है पद्म विभूषण का पुरस्कार है, और जो 17 पुरस्कार है वो पद्म भूषण के दिए जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार दिए जाएंगे 110 वो पद्मश्री के पुरस्कार दिए जाएंगे। इस सूची में 30 महिलाओं को शामिल किया गया है कि 30 महिलाएं हैं जो पद्म पुरस्कार जिन्हें दिया जाएगा। इसमें 9 विदेशी भी शामिल हैं, 9 विदेशी भी शामिल है, और एनआरआई, पीओआई, ओसीआई श्रेणी में जो लोग भी आते हैं उन्हें भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ 9 ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है, पद्म पुरस्कार, जो 3 कैटेगरी में है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इन पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। यह भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें से एक है, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाता है वो दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न दिया जाता है। दूसरे स्थान पर जो सबसे बड़ा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण होता है। तीसरे स्थान पर पद्म भूषण होता है, और फिर उसके बाद चौथे स्थान पर पद्मश्री पुरस्कार होता है। तो ये 3-4 कैटेगरी है जो भारत को सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी? सबसे पहले इसे दिया गया था 1978 और 79 में। 1978 और 79 में इसकी घोषणा की गई थी पद्म पुरस्कारों को। तब से दिया जा रहा है। कुछ अंतराल में ब्रेक लगी थी, जैसे 1993 से लेकर 1997 तक, यानी 1973 से 1997 के बीच में रुकावट आई थी। उसके बाद से लगातार इसे दिया जा रहा है। 1955 में इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया है। पद्मश्री रख दिया गया है। तो ये था इसके बारे में। और अनुच्छेद 18 ये किस किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये फील्ड में दिया जाता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और सिविल सेवा के क्षेत्र में अगर उल्लेखनीय कार्य करता है तब उसे ये सम्मान दिया जाता है, यानी पद्म पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसे जो आर्टिकल 18 है, यानी कि जो अनुच्छेद 18 है, इसके तहत बिना किसी उपाधि के सम्मानित किया जाता है। उपाधि मतलब कि अगर आपको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा तो ये जो मेडल है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री का, ये मेडल दिया जाएगा, कुछ पैसे दे दिए जाएंगे और एक साल वगैरह दे दिया जाएगा। इसको देकर आपको सम्मानित किया जाएगा। उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे आपके नाम के आगे ये नहीं लगेगा कि पद्म विभूषण फला, पद्म विभूषण, ये आपको उपाधि नहीं दी जाएगी, बस आपको सम्मान दिया जाएगा। इसकी घोषणा होती है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही इसकी घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों के बारे में। आगे है पंचायती राज संस्थानों के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों आ गई है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया है कि जो पंचायती राज संस्थान है, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके सामने जो वित्तीय चुनौतियां हैं उस पर प्रकाश डाला है। इसमें बताया गया है कि जो 95% तक जो राजस्व होता है, पैसा होता है, तो वो उन्हें ग्रांट से मिलता है। ग्रांट यानी कि अनुदान से मिलता है। जो खर्च करने के लिए सिर्फ 5% ही ऐसा पैसा होता है जो ग्राम पंचायतें होते हैं जो खुद से उसके सोर्स ढूंढती है, खुद से ये पैदा करती है, इतना पैसा खुद से ये इकट्ठा करती है। तो 95% ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा अनुदान दिया जाता है। अनुदान का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पैसा जो तो राज्य या केंद्र सरकार को वापस करना होता है, और फिर न ही इस पर कोई टैक्स पे होता है, न ही इस पर कोई टैक्स पे होता है, तो इसे बोलते हैं ग्रांट्स, अनुदान दिया जाता है। तो पीआरआईस के बारे में जानते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी पंचायती राज संस्थान के बारे में। इसका जो संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, यानी कि 1992 में ही 3 स्तरीय संरचना के साथ पंचायती राज संस्थानों का गठन किया गया था। इसमें ग्राम स्तर पर जो बनाया गया था वो ग्राम पंचायत बन गया, और फिर जो ब्लॉक स्तर पर बनाया गया था या मध्यवर्ती स्तर पर बनाया गया तो वो हो गया ब्लॉक स्तर पर, उसे पंचायत समिति बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं। जो जिला स्तर पर बनाया गया उसे जिला परिषद बोला गया, उसे जिला परिषद बोला गया था। यानी कि 3 कैटेगरी में पंचायती राज संस्थाओं को बनाया गया संविधान में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को रखा गया। इसके 29 विषय है। 29 विषय पर जो ग्राम पंचायत है ये काम कर सकती है। ग्राम पंचायत यानी कि जो
ग्रामीण स्तर पर पंचायत है वो 29 विषयों पर फोकस करती है, यानी 29 विषय इनके अंतर्गत आते हैं प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर, कि 29 विषयों पर काम कर सकती है। स्थानीय सरकार के राजस्व के स्रोत क्या क्या शामिल है। पहले तो केंद्र का जो वित्तीय आयोग है वो टैक्स को हस्तांतरित करता है, यानी केंद्र सरकार, और उसके साथ साथ केंद्र सरकार से ग्रांट मिलता है, यानी कि केंद्रीय वित्तीय आयोग भी जो टैक्स होता है उसका भी हिस्सा देता है, प्लस केंद्र सरकार जो होता है वो ग्रांट भी देती है। स्थानीय निकाय जैसे राज्य वित्त आयोग ये भी अपना पैसा हस्तांतरण करता है, उसके साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा जो टोल टैक्स कर शुल्क इधर लगाया जाता है उसमें से भी कुछ पैसा दिया जाता है पंचायती राज संस्थान को। उसके साथ साथ जो पंचायती राज संस्थान है उसके पास अनुच्छेद 243H के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 243H के अनुसार टैक्स लगाना और शुल्क लगाना, एकत्र करना, ये सब सारी चीज़ें आवंटित करने का अधिकार होता है। ये सब सारी चीज़ों को आवंटित करने का जो पंचायती राज संस्थान है उसको अधिकार रहता है। कुछ समिति के बारे में देखेंगे जो पीआरआई पर काम की है, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं पर काम की है, उस समितियों के बारे में जानेंगे। क्रॉनिकल आर्डर्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, इन सब सारे का क्रम पूछ लिया है, क्रम भी पूछ लिया है, आगे भी पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। तो आइए इन कमेटियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो कमेटी गठित हुई थी पंचायती राज संस्थान के लिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। इसने कहा कि ग्राम पंचायतें होगी ग्राम स्तर पर, पंचायत समितियां होंगी ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद होगा जिला स्तर पर। ये बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन है, इसी आधार पर अभी चलता है। दूसरा 1977 यानी 1977 में गठित की गई अशोक मेहता समिति। ये पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों और कार्यात्मक स्वायत्तता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद गठित हुई थी GVK राव समिति 1985 में। यह नियमित चुनाव, महिलाओं तथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जो अधिक भागीदारी है उसकी आवश्यकता पर यह बल देना शुरू किए थे। उसके बाद है LM सिंघवी समिति जो 1986 में गठित की गई थी। 1986 में गठित की गई थी। यह वित्तीय बाधाओं को दूर करने और पंचायतों की जो प्रशासनिक दक्षता है उसमें सुधार लाने के लिए ये अनुशंसा किए थे। फिर है 1989 में यानी 1989 में PK थोंगन कमेटीज। इसने क्या कहा, इसने चुनाव सुधार, पंचायतों को अधिक शक्ति देने और कार्यों का हस्तांतरण करने के लिए ये रिकमेंडेशन दिया था। हरलाल सिंह खर्रा समिति ये 1990 में गठित की गई थी। यह समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान फोकस किया, यानी ये रिकमेंडेशन किया। फिर है 1996 में गठित की गई थी नटराजन कमेटीज। नटराजन कमेटी ने 73 में यानी कि 73वें संशोधन के जो कार्यान्वयन है उसका आकलन किया और शक्ति और संसाधनों को और अधिक हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर करने के लिए सिफारिश की नटराजन समिति जो 1996 में गठित हुई थी। फिर 2001 में गठित की गई विक्रम सिंह मलिक समिति। ये पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार को दूर करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव के उपाय सुझाए। फिर उसके बाद 2006 में गठित होती है सच्चर कमेटीज। सच्चर समिति या कमेटी क्या कहती है, पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, यानी कि महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए सच्चर कमेटी गठित की गई थी 2006 में। फिर 2017 में जो सबसे लेटेस्ट कमेटी है यमयू राजवाड़े समिति। यह ग्राम सभाओं के कामकाज की समीक्षा की और उनकी जो भागीदारी है, प्रभावशीलता है, उसको बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाने के लिए ये सिफारिश की थी जो यमयू राजवाड़े कमेटी है। आगे है हीरक जयंती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती मनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह उद्घाटन समारोह में गए थे। उसके साथ साथ ये कई जो प्रौद्योगिकी पहल है वो शुरू किया गया था, किसके द्वारा, भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। क्या शुरू किया गया? तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट्स में पुनः तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया कि इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं उपलब्ध हो, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं उपलब्ध हो। इस प्रकार से इस वेबसाइट को सुप्रीम कोर्ट को डिज़ाइन किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख पाएँ। सुप्रीम कोर्ट का जो परिसर है, भवन परिसर है, उसके विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए, 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए
मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो भवन परिसर है उसके विस्तार के लिए। और डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पहल है, यानी कि जो DGSCR यानी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जो DGSCR के नाम से जाना जाता है, नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तक निःशुल्क और इलेक्ट्रिक पहुंच प्रदान करने के लिए ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। ये बनाया गया है। इसमें है क्या, जैसे कि ई कोर्ट परियोजना, जिसका उद्देश्य है जिला अदालत के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रिक अदालत रिकॉर्ड प्रदान करना। जैसे कि जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट अदालत है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, उसके पास ये ट्रैक रिकॉर्ड होगा। जो भी अगर इसे निर्णय लेना है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अगर उसे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड हो जाएगा तो उस आधार पर ये डिसीजन निचले स्तर के जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद डिजिटल कोर्ट 2.0 है। ई कोर्ट परियोजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश भर में जिला न्यायालयों को डिजिटल रूप से बदलने और सक्षम करने के लिए न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय पहल शुरू की गई है, डिजिटल कोर्ट 2.0। ध्यान रखिएगा, ये परियोजना किसके लिए है? जिला न्यायालयों को डिजिटल रूप से बदलने के लिए और उसे और भी सक्षम बनाने के लिए। आगे है अम्ल वर्षा के बारे में दिया है। अम्ल वर्षा होती क्या है इसके बारे में जानेंगे, और ये क्यों होती है, इसका प्रभाव क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। अम्लीय वर्षा जिसे एसिड जमाव या सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड जैसे अम्लीय घटकों के साथ जो वर्षा शामिल होती है उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। जैसे एग्जाम्पल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स ये जब मिल जाता है वर्षा के बूंदों में, जब वर्षा के बूंदों में मिल जाता है, ये वर्षा की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरती है, यानी कि आकर्षण के कारण जब पृथ्वी पर गिरती है तो जिस फसलों पर पड़ती है उस पर ये नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो ये होती है अम्ल वर्षा। तो आइए इसके बारे में और भी जानते हैं कि इसके क्या प्रभाव है, ये किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले तो इसके सोर्स के बारे में देखेंगे कि ये सोर्स कहाँ से है। जैसे कोई भी आपका इंडस्ट्री है, भट्टा है, और फिर उसके बाद चिमनी है, कोई भी उद्योग आपका चल रहा है, चाहे व्हीकल चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है, तो उसमें से जो चाहे वेपर्स, कार्बन वेपर हो, चाहे जलवाष्प हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो, चाहे Hg पारा हो, ये सब सारे चीज़ वायुमंडल में जाते हैं। ये सब सल्फ्यूरिक वायु होते हैं। ये वायुमंडल में जैसे प्रवेश करते हैं तो जो धूल के कण होते हैं उस पर जो वर्षा की बूंदें लटकी रहती है, वर्षा की बूंदें, तो उसमें जाकर ये चिपक जाते हैं। तो वर्षा के बूंदों के माध्यम से ये पड़ते हैं पृथ्वी पर पड़ते हैं, चाहे नाइट्रेट के रूप में, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में पड़ते हैं। तो ये वनस्पतियों को और जो पृथ्वी पर जीव जंतु है उसे नुकसान करते हैं। तो ये तो था स्रोत कि कहाँ से बनता है अम्ल वर्षा। तो ये अम्ल वर्षा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड, पारा, ये सब जब जाते हैं वातावरण में, जलबूंदों में शामिल हो जाते हैं, ये जब वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे बोलते हैं अम्ल वर्षा। इस प्रक्रिया को ही अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो इसका नुकसान क्या है? ये वनस्पतियों को नुकसान करता है। किस प्रकार से नुकसान करता है? अम्लीय वर्षा से जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं, जल अवशोषण करने की जो उनकी क्षमता होती है ये कम हो जाती है, जल अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है, पौधों का विकास रुक जाता है, फसल की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है, फसलों की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है, और इसके साथ साथ जो पौधे हैं वो जल्दी ही डेड हो जाते हैं। दूसरा क्या नुकसान है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। अम्लीय वर्षा जल निकायों के जो pH मान होते हैं वो और भी कम कर देते हैं। वैसे जो अम्ल वर्षा होती है उसका pH मान होता कितना है? 4.2 से लेकर 4.44 तक होता है pH मान अम्ल वर्षा, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होता है उसका pH मान इतना होता है, और इसका जो pH मान है और भी घटा देता है। मिट्टी के क्षरण में भी योगदान देता है। जैसे अम्लीय वर्षा कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको नष्ट कर देता है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं अम्ल वर्षा की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो मिट्टी के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है वो बाधित होती है, जिस कारण से जो पौधे होते हैं, फसल होते हैं, ये खराब होते हैं, मिट्टी भी दूषित होती है। जब मिट्टी दूषित होती है तो वर्षा के कारण जब दूषित मिट्टी जब पहुंचती है कहाँ पर? जल निकायों में पहुंचती है, जल निकायों में पड़ता है तो जल भी दूषित हो जाता है। जब जल दूषित होता है तो जो जलीय जीव होते हैं जो जल पर निर्भर करते हैं उनकी भी मृत्यु होना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से घातक साबित होता है अम्ल वर्षा। पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों आ गया है इसके बारे में देखेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने संशोधित रूप से जो पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है इसको लिंक करने के लिए, इसको
लिंक करने के लिए जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उसके साथ एक समझौता किया है। और जो समझौता ज्ञापन है यानी कि जो MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, उस पर समझौता किया है। क्योंकि इस नदियों, जो पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, चंबल नदी है, इस पर जो पूर्वी राजस्थान का नहर है, इन सब सारी चीज़ों को एक साथ ऐड किया जाएगा, यानी कि इसे लिंक किया जाएगा। इस परियोजना को 2022 में ही मंजूरी मिल गई थी, 2022 में मंजूरी मिल गई थी। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के एक हिस्से के रूप में PKC यानी कि पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियों को लिंक को पूर्वी राजस्थान नहर से जोड़ना है, यानी उसके साथ इंटीग्रेट करना। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसका यही है, टारगेट इसका यही है कि जो चंबल बेसिन है उसमें पानी के उपयोग को अनुकूल करना, और जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं और मध्य प्रदेश मालवा चंबल क्षेत्रों के जो पानी और उद्योग है, मतलब कि जो पानी, पीने के पानी और जो इंडस्ट्री है उसको प्रोवाइड्स कराने के लिए ये परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो आइए देखते हैं चंबल रिवर्स के बारे में जानते हैं। ये मऊ शहर के दक्षिणी जानापाव से निकलती है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में मऊ शहर है, वहाँ से ये निकलती है। ये 12मासी नदी है, ये 12मासी नदी है। यह मध्य प्रदेश से होते हुए फिर उसके बाद गुजरती है राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रोवाइड्स होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो भरे होता है उसके आसपास ये लगभग 4-5 नदियों के साथ ये संगम बनाती है, मतलब 4-5 नदियों के साथ इसके साथ ऐड हो जाती है उत्तर प्रदेश में प्रोवाइड होने से पहले। मुख्य सहायक नदियाँ इसकी बाएं तरफ की बनास रिवर्स है, और दाएं तरफ की जो इसकी नदियाँ हैं काली सिंध है और पार्वती। काली सिंध पार्वती नदी है इसकी दाएं तरफ से। तो ये था चंबल रिवर्स के बारे में, और उसके साथ साथ ये जो परियोजनाएं हैं इसके बारे में। जो चंबल रिवर है, चंबल नदी पर ही बना हुआ है एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बना हुआ है, एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बना हुआ है। ये घड़ियालों का घर है, ये घड़ियालों का घर इसे माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्राकृतिक रूप से घड़ियाल भारत के किस नदी बेसिन में मिलते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है, UPSC का भी, UPPSS का भी क्वेश्चन बना है, और अदर एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। बताया जाता है प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का जो आवास है वो किस नदी बेसिन में है, तो ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी बेसिन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।